ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी डेरिवेटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर कॉर्पोरेट्स? सो देर इज़ अ लिवरेज एस्पेक्ट ऑफ 10 to 12x आप एक्सपोजर ले सकते हो। तो कमोडिटी मार्केट शुरू होता है सुबह 9 बजे एंड ये बंद होता है 11:55 को रात में। तो आई विल हैव एक्सपोजर टू 15 आवर्स इन द मार्केट। 3:30 के बाद अगर वही कोलैटरल मुझे कमोडिटीज़ में भी यूज़ करना है तो आई कैन लिवरेज दैट टिल 11:55। Commodities are not so strongly correlated to equity markets. If I am a trader, I want to get into commodities, और मेरे first steps क्या होने चाहिए in commodities if I want to trade? Equity derivatives में concept same है commodity derivatives के जैसे ही, जैसे उसमें भी future and option है, commodity में भी future and option है, वहाँ पे भी lot size का concept है, यहाँ पे भी lot size का concept है। आपका जो learning है derivative market का, equity derivative market का, उसको आप encash करके commodity में काम कर सकते हो। Start with mini contracts which are on offer. What do you think with rising financial literacy, आपको लगता है लोगों का जो रुझान है, जो इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स कमोडिटीज, इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना लग रही है आपको आने वाले सालों में? स्मार्टफोन सभी सबके हाथ में है, डेटा इज़ चीपली अवेलेबल, सो lack of education is not a thing now. So there is a lot of headroom for commodity to achieve, right? I'll feel this market will grow by another 4 to 5x in the next 4-5 years. अगर हम AI की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें, एल्गो ट्रेडिंग की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है ओवर द कमिंग डेकेड और सो? So AI has started simplifying everything, right? It brings you speed of execution. It brings you efficiency to execute your strategy in milli and microseconds. Welcome to a brand new podcast with Kotak Securities. Today we are going to dive in a topic that sounds very fancy or very technical to a lot of people. Commodities. Commodity derivatives के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा. Commodities आप डेली यूज़ करते हो, चाहे आप कॉफ़ी पियो या आप गोल्ड यूज़ करो, चाहे आप जो आपके घर के यूटेंसिल्स हैं वो सारे कमोडिटी बेस्ड हैं। सो आज जानते हैं कमोडिटीज़ को इन डेप्थ, एंड टू डिस्कस दैट विद अस, टू ब्रेक डाउन व्हाट कमोडिटीज़ एक्चुअली आर एंड हाउ टू ट्रेड इट, we have with us our in-house expert Mr. Sunil Katke. So in simple terms, commodities का मतलब raw material which has a value, और commodity derivatives का मतलब एक financial instrument जिसकी underlying value जो है determine होती है उस raw material के prices से। जैसे NSE और BSE पे आपको index derivative, stock derivative trade होते हुए नज़र आते हैं, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंजेस पे जो मेनली या लार्जली प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड कमोडिटीज़ हैं वो ट्रेड होते हुए नज़र आते हैं, उनके फाइनेंशियल या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं ट्रेड होते हुए नज़र आएंगे। सो इन सिंपल टर्म्स कमोडिटीज़ आर लाइक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसका अंडरलाइंग जो वैल्यू है वो उस रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन पे डिफाइन होता है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर वेरी सिमिलर टू इक्विटी डेरिवेटिव्स, जो ब्रॉड कैटेगरीज है कमोडिटीज़ में वो आप अगर बता सकें। इन कमोडिटीज़ ऑल्सो वी हैव 4 ब्रॉडर कैटेगरीज। जैसे प्रेशियस मेटल का कैटेगरी है तो इसमें गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। वी हैव इंडस्ट्रियल मेटल कैटेगरी जहाँ पे आप कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। वी हैव अ एनर्जी बास्केट, एनर्जी में आपको क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, एंड रिसेंटली इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो गए। एंड देन वी ऑल्सो हैव एग्री बास्केट जहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लाइक कॉटन, धनिया, जीरा, टर्मरिक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। मार्केट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो नॉर्मल कंसर्न होता है वो होता है लिक्विडिटी। तो अगर आप टॉप 4-5 कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये 4 कमोडिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम इसमें भी डिसेंट पार्टिसिपेशन है। बट इफ़ यू वांट मी टू नेम द टॉप 3-4 देन दिस गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, दे आर द एक्टिवली ट्रेडेड कमोडिटीज़ दैट वी सी। Okay, so I think gold, silver is a popular choice amongst traders and investors alike. So sir, हमने अभी बात करी commodity derivatives के बारे में, type of commodities के बारे में, similarities. तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि usually is it just institutional traders या producers जो बड़े corporate clients होते हैं वही trade करते हैं या retail भी इसमें participate कर सकता है? See, it's a good question. There is a misconception among people. उनको लगता है कि कमोडिटी यानी जो इस मार्केट को बिलोंग करते हैं, जो फिजिकली इन कमोडिटीज़ में डील करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बना है, ऐसे भी अजम्पशंस हैं। आई गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, वो बोलते हैं कि यार ज्वेलर्स ही गोल्ड में ट्रेड करते हैं,
और जो फार्मर है वही एग्रीकल्चरल कमोडिटी में ट्रेड करता है, या तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वही कॉपर या एल्यूमिनियम में ट्रेड करता है. सो आई फाइंड दिस स्टेटमेंट अ बिट फनी बिकॉज विल यू से द सेम थिंग इन इक्विटी, राइट? क्या एक बैंक एम्प्लॉय सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा? क्या एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या ये आईटी सॉफ्टवेयर में ही सॉफ्टवेयर कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा? सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो सबके लिए इक्वल है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो सबके लिए इक्वल है. सिमिलरली इन कमोडिटीज़ यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सारे ही टाइप के पार्टिसिपेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, बीट रिटेल, बीट कॉर्पोरेट्स, HNIs, बीट वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स. अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी कमोडिटी मार्केट्स में काम करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं इसमें, FPIs काम करते हैं, AIFs काम करते हैं. So you will see variety of participants, encashing the opportunity that is available on commodity derivative market. अभी अगर आप split देखना चाहेंगे कि what is the split of client participation versus institutional participation, तो रिटेल या जो नॉन प्रोप्राइटरी क्लाइंट्स हैं दे कंट्रीब्यूट क्लोज टू 50% ऑफ द टर्नओवर दैट वी सी इन कमोडिटीज़, और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करते हैं. तो लाइक आई मैंशनड, कमोडिटी मार्केट में आपको स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लाइंट भी आपको ट्रेड करते हुए नज़र आएगा, और लार्ज HNIs कॉर्पोरेट्स भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगे, और जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपको कमोडिटी मार्केट में अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से काम करते हुए नज़र आएंगे. सो कमोडिटी मार्केट्स आर मेंट फॉर एवरीवन, एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज़ इनटू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ कमोडिटीज़. सर जैसे भी आपने कहा कि एनीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, सो कैन यू जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर अस, लाइक ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी डेरिवेटिव्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर कॉर्पोरेट्स? अगर ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा तो व्हाट अ ट्रेडर नीड्स, राइट? अगर आप एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो उनको क्या चाहिए? उनको लिवरेज चाहिए, राइट? सो कमोडिटी मार्केट में जैसे मैंने पहले बताया, यू कैन पे अ मार्जिन ऑफ 8 to 10% एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन कमोडिटीज़, राइट? सो देयर इज़ अ लिवरेज एस्पेक्ट ऑफ 10 to 12x आप एक्सपोजर ले सकते हो, जो कि एक ट्रेडर चाहेगा. सबसे दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ट्रेडर के लिए होगा वो है वॉलेटिलिटी. इन फैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे इक्विटी इंडेक्स के वॉलेटिलिटी को विद दैट ऑफ कमोडिटी, यू विल सी इक्विटी अगर 15 से 20% ईयरली एनुअलाइज वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखने को मिलता है, तो कमोडिटी में दैट नंबर इज क्लोज टू 35-40%. तो वॉलेटिलिटी भी ठीक ठाक है. वाई वॉलेटिलिटी इज हाई? बिकॉज कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड ग्लोबली. ग्लोबली कुछ भी सप्लाई डिसरप्शन आ गया या डिमांड में कोई सर्ज आ गया, तो आपको कमोडिटी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है. तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है कमोडिटी में ज़्यादा है, जो कि ट्रेडर्स को पसंद है. तो एक तो लिवरेज का एस्पेक्ट आ गया, एक वॉलेटिलिटी का एस्पेक्ट आ गया, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रेडर्स को पसंद आती है कमोडिटी मार्केट्स में, वो है एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स का. इक्विटी मार्केट्स अगर आप देखोगे तो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक काम होता है, तो तकरीबन 6 घंटे का मार्केट है. इफ़ आई एम अ ट्रेडर, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन अ मार्केट दैट इज़ ऑफरिंग मी 15 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग टाइम. तो कमोडिटी मार्केट शुरू होता है सुबह 9 बजे एंड ये बंद होता है 11:55 को रात में, राइट? सो आई विल हैव एक्सपोजर टू 15 आवर्स इन द मार्केट. प्लस आई थिंक इफ़ आई एम अ ट्रेडर और मैंने 5 लाख या 10 लाख का स्टॉक प्लेज करके डेरिवेटिव में एक्सपोजर लिया हुआ है, 3:30 के बाद अगर वही कोलैटरल मुझे कमोडिटीज़ में भी यूज़ करना है, तो आई कैन लिवरेज दैट टिल 11:55, राइट? कॉमन कोलैटरल का जो बेनिफिट है मैं कमोडिटी में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 3:30 के बाद मैं निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मार्केट्स बंद हो चुके हैं. तो मैं गोल्ड या सिल्वर या क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में अपने स्ट्रैटेजीज़ को ट्राई कर सकता हूँ एज ए ट्रेडर. If you want me to look at it from an investor's perspective, see every investor, they try to mitigate their overall portfolio risk by diversification. तो commodity as a asset class एक diversification tool के तौर पे भी देखा जाता है. It is not new for people who have portfolios to have some portion of it invested in gold and silver. तो ट्रेडिशनली भी ये बोला जाता है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? तो आप अगर आपका एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट असेट क्लासेस में स्प्लिट है, सो दैट कोई अनसर्टेनिटी जो है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को यूनी डायरेक्शनल ट्रेंड में न लेके जाए. Commodities are not so strongly correlated to equity markets, so this becomes a very useful diversification tool. तो मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ तो आई विल ट्राई टू हैव सम एक्सपोजर इन्वेस्टेड इन कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड और सिल्वर. अगर मैं बात करूँगा
2025 में ईयर टिल डेट अगर आप देखेंगे, द काइंड ऑफ रिटर्न गोल्ड एंड सिल्वर हैव गिवन, somebody who had 10-15% invested in gold and silver could have earned decently, right? Equity on the other hand इस साल उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया है अब तक। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कुड हैव बीन मच बेटर, राइट? जैसे गोल्ड तकरीबन 50-55% ROI पे अभी खड़ा है, सिल्वर तकरीबन 60% ROI पे खड़ा है ईयर टिल डेट। तो यू कैन हैव अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस including commodities. So investor would like to capitalize upon the diversification opportunity through commodities. अगर आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट का बात करेंगे तो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स यानी दोज पीपल who have physical exposure to commodities. Either they produce a physical commodity or they consume, right? अब इनके लिए रिटर्न बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनके लिए ऑब्जेक्टिव है कि रिस्क कैसे मैं मिटिगेट करूं कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस का। अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, इफ़ आई एम अ ज्वेलर और मेरे ज्वेलरी शॉप में 1 kg वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी है, आज की तारीख में 1 kg गोल्ड का वैल्यू तकरीबन 1.2 करोड़ होता है, क्योंकि 10 ग्राम का वैल्यू 1,20,000 है। मान लीजिए कल कोई न्यूज़ आता है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस घटते हैं, लाइक 1,20,00,000 से अगर मान लीजिए 1 kg का भाव गिर जाता है, जैसे 10 ग्राम का भाव 1,20,000 से 1 लाख हो जाता है, तो मेरा जो शॉप में गोल्ड का जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू भी घट जाएगी, 1,20,00,000 से सीधा 1 करोड़ हो जाएगी। तो आई एंड अप लूजिंग 20 लाख रुपीज़ जस्ट लाइक दैट, राइट? अगर मुझे इस नुकसान से बचना है तो एज ए वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट मैं क्या करूँगा, मैं एक कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूँगा, आई विल पे 10% मार्जिन एंड मैं काउंटर पोजीशन एक्सचेंज पे बना के रखूँगा, सो दैट इन द इवेंचुअलिटी ऑफ प्राइस फॉल जो मुझे फिजिकल मार्केट में नुकसान हो रहा है वो इंश्योर हो जाएगा फ्यूचर मार्केट के गेन से, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। सो आई विल मेक श्योर कि मेरा जो होल्डिंग वैल्यू है 1,20,00,000 का वो घटेगा नहीं। ओके, डेफिनेटली सर, काफ़ी लोग होप कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस गिरे, बट या सो आफ्टर व्हाट एंड व्हाई, कैन यू टेल अस हाउ इफ वन वांट्स टू इन्वेस्ट, किसी को अगर ट्रेड करना है कमोडिटीज़ में, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दे शुड लुक एट? ओके, देखिए, टू हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई एम अ ट्रेडर, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा रिस्क और रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? जैसे मैंने पहले बताया कि कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी इज़ कंपैरेटिवली हायर देन इक्विटी, राइट? तो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ तो मुझे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि व्हाट इज़ माय रिस्क एपेटाइट, व्हाट इज़ माय रिटर्न एक्सपेक्टेशन एंड हाउ विल आई यूज़ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन कमोडिटीज़। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपका टाइम होराइजन 3 to 6 months का है या 1 year का है, इफ़ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन से कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर for a period of 6 months and 1 year, then you define कि what is your entry point and what is your exit point in case the strategy does not work। आपको पता होना चाहिए कि आप कब एग्जिट कर रहे हो, और आपके गोल्स आपके टाइमलाइन से पहले अगर आ गए तो आपको कब एग्जिट करना है वो भी पता होना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो ले डाउन योर स्ट्रैटेजी फर्स्ट, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, लॉट साइज, मार्जिन, मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक्सपायरीज कब है वो समझना पड़ेगा, एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट। फॉर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव पैसे बनाना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है रिस्क को मिटिगेट करना। जैसे हमने एक गोल्ड ज्वेलर का एग्जाम्पल लिया था, तो उनके लिए तो उनका देखना है कि मेरा फिजिकल एक्सपोजर कितना है, और उस एक्सपोजर को हेज करने के लिए मुझे MCX में या NSE प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करना है, NCDX में अकाउंट ओपन करना है थ्रू द मेंबर, एंड डिपॉजिट द मार्जिन एंड यू टेक काउंटर पोजीशन। जैसे जैसे आपका फिजिकल माल क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे आपके फ्यूचर में या ऑप्शन में जो पोजीशन है आप उसको रिड्यूस करते जा सकते हो टू मैनेज योर रिस्क। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी हु इज़ न्यू। आप डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हो। आई थिंक एक्सचेंज ने इसको ध्यान में रखते हुए मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च किए हुए हैं। somebody who wants to get into commodities, if they want to try out some strategies, तो आप अगर गोल्ड में काम करना है आपको, तो गोल्ड का लॉट साइज़ अगर आप देखोगे एक्सचेंज पे, एक रेगुलर लॉट साइज़ है जिसका 100 यूनिट्स का मिनिमम लॉट आप बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो, 1 kg का एक लॉट साइज़ है। बट दे ऑल्सो हैव अ गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट 10 यूनिट्स का लॉट साइज़ है, यानी 100 ग्राम का लॉट साइज़ है। एंड दे ऑल्सो हैव अ गोल्ड 10 कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो 10 ग्राम का भी एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। एंड दे ऑल्सो हैव अ 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो गोल्ड पेटल हम बोलते हैं। तो एक्सचेंज हैज़ मेड श्योर कि हर एक कमोडिटी में आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। इवन सिल्वर में आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट अगर 30 यूनिट्स का है
तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है 5 यूनिट का, एंड देयर इज़ अ माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑल्सो। इवन क्रूड ऑयल में अगर आप काम करना चाहोगे तो 100 यूनिट्स का रेगुलर लॉट है, एंड देन 10 यूनिट्स का एक मिनी लॉट है। तो आपको आपके स्ट्रैटेजीज़ को ट्राई आउट करने के लिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सचेंज ने मुहैया कराया हुआ है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेदर दिस सेगमेंट सूट्स योर रिक्वायरमेंट और नॉट, आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आपके स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, एंड इफ़ इट वर्क्स वेल देन ग्रेजुअली यू कैन अप द एंटी बेस्ड ऑन योर गोल्स। राइट सर, लाइक यू सेड कि यहाँ पे आपको मिनी और माइक्रो गिनी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गोल्ड में। सो इफ़ यू कुड जस्ट ब्रेक इट डाउन लाइक मार्जिन पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो गोल्ड रेगुलर में कितना मार्जिन लगता है एंड कंपैरेटिवली गोल्ड मिनी में कितना मार्जिन लगता है, दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, यू नो, कि कितना आपको डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट साइज यू कैन इन्वेस्ट। सो Yes, I mean very important question because how much money I need to put in, that is a very important aspect. तो अगर मैं गोल्ड रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ जिसका लॉट साइज इज 100 यूनिट्स यानी 1 kg, वहाँ पे मार्जिन है तकरीबन 8%। सो सर, सिंस कमोडिटी डेरिवेटिव्स यू नो FNO है, तो इसमें सेटलमेंट्स कैसे होते हैं? ओके, सो इसमें कैश सेटलमेंट भी है, फिजिकल सेटलमेंट भी है। जैसे इफ़ आई एम अ ट्रेडर एंड इफ़ आई हैव टेकन अ मंथ लॉन्ग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या तो मैं एक्सपायरी के पहले मेरा पोजीशन जो है वो लिक्विडेट कर दूंगा तो वो कैश सेटल हो जाएगा। अगर मैंने एक्सपायरी के दौरान पोजीशन ओपन छोड़ दिया, अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, कमोडिटी ऑप्शंस की, तो दीज ऑप्शंस आर मेड ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स, यानी ये कमोडिटी के जो ऑप्शंस हैं इनका अंडरलाइंग एसेट जो है कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो मंथली एक्सपायरीज हैं, तो एक्सपायरी के दिन अगर मैंने अपना पोजीशन ओपन छोड़ा है और वो अगर इन द मनी क्लोज होता है तो वो एक सब्सिक्वेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के बाद भी मेरे पास 2 या 3 दिन का टाइम है कि मैं लिक्विडेट करके कैश सेटल कर सकता हूँ। सो all said then done, I think cash settlement is also one of the option. If I want to take delivery, even that is a provision which is available. तो every commodity barring energy contracts, उसमें डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं एक वैल्यूएशन पार्टिसिपेंट हूँ या मुझे फिजिकल डिलीवरी चाहिए एक्सचेंज से, तो देन आई कैन ऑप्ट फॉर टेकिंग फिजिकल डिलीवरी ऑल्सो। सो यू हैव बोथ द ऑप्शन ऑफ सेटलिंग इट इन कैश और टेकिंग अ डिलीवरी ऑल्सो। तो सर, लाइक यू सेड कि अगर अभी जैसे हमने कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में सब समझ लिया कि क्या होता है, कैसे कर, इफ़ यू नो आई एम अ ट्रेडर, I'm assuming that I want to get into commodities as a curious participant, मैंने equities में किया है, so what are the things that I need to take care of, और मेरे first steps क्या होने चाहिए in commodities if I want to trade? Okay, so let's assume कि you have experience of trading in equity derivatives. Right. क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव्स में कॉन्सेप्ट सेम है कमोडिटी डेरिवेटिव के जैसे ही, जैसे उसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, कमोडिटी में भी फ्यूचर और ऑप्शन है, वहाँ पे भी लॉट साइज़ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी लॉट साइज़ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी मार्जिन मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक्सपायरीज का कॉन्सेप्ट है। जो कोलैटरल्स आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में यूज़ कर रहे हो वही कोलैटरल्स आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी यूज़ कर रहे हो। तो और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में फॉलो कर रहे हो, अगर आपको चार्ट रीडिंग आता है, और अगर आप फंडामेंटली मार्केट को ट्रैक करते हो, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इक्विटी मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कमोडिटी मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपका जो लर्निंग है डेरिवेटिव मार्केट का, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का, उसको आप एनकैश करके कमोडिटी में काम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, कमोडिटी एक्सचेंजेस दे हैव ऑफर्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। तो अगर आप नए हैं, आपको ज़्यादा रिस्क न लेके काम करना है कमोडिटी में, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है डेरिवेटिव मार्केट का इक्विटी के थ्रू, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इन कमोडिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके स्ट्रैटेजीज़ जो इक्विटी के हैं उसको आप रेप्लिकेट करके कमोडिटीज़ में काम कर सकते हैं। प्लस इफ़ यू आर अ न्यू कमर, देन टेक द हेल्प ऑफ इन हाउस रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज़ ऑफर्स। कोटक सिक्योरिटीज़ का इन हाउस रिसर्च डेस्क है। They analyze the market from technical perspective, from fundamental perspective, and they come out with a weekly recommendation, intraday recommendation, जो आपका इन्वेस्टमेंट का एक वेल थॉट थ्रू प्लान है या ट्रेडिंग का एक आपका पैटर्न है, उसको सूट होने लायक रिकमेंडेशन आप रिसर्च का लेके उसमें काम कर सकते हो। ऑब्वियसली यू हैव टू कीप इन माइंड डिसिप्लिन इज़ वेरी क्रूशियल इन अ लिवरेज्ड प्रोडक्ट लाइक कमोडिटी। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स भी लिवरेज प्रोडक्ट है, कमोडिटी भी लिवरेज प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है आपके गेन एंड लॉस पे। मैंने जैसे मैं शुरुआत में बताया था 10% मार्जिन मनी देके मैंने गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। अगर प्राइसेस 1% बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट 10x तक आता है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, राइट, बिकॉज आई हैव पेड 10x लेसर मार्जिन टू बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट।
तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलो स्टॉप लॉसेस बिकॉज डू नॉट होल्ड ऑन टू योर रॉन्ग डिसीजंस फॉर लॉन्ग, एंड आपके जो राइट डिसीजंस हैं उनको आप होल्ड कर सकते हो. सो बेसिक डिसिप्लिन्स अगर आप जो इक्विटी डेरिवेटिव में फॉलो कर रहे हो वही आप अगर कमोडिटी डेरिवेटिव में फॉलो करोगे तो आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ. एंड स्टार्ट विथ मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑन ऑफर टू टेस्ट योर स्ट्रेटजीज, एंड वंस यू गेन कॉन्फिडेंस देन ऑब्वियसली यू कैन अप द एंटी. Yes, definitely. I think discipline is the key when it comes to trading or investing, because you stick to some principle, then you end up making more money and risk भी आप manage कर लेते हो इस हिसाब से. Yes. Sir, अभी तक हमने जो बात की, it's more to do with similarities with equity derivatives. Yes. Let's move on to something that's different when it comes to commodities. That is, it's global. You know, it's a commodity is a global product. Yes. Like we are price takers. We are, you know, I mean, in terms of crude also, it's WTI, that's the benchmark. In terms of gold also, we take cues from COMEX. Yes. So what makes, like, what are the factors, you know, because it's global, so what are the different factors that drive the commodity prices? देखिए, जैसे आपने बताया कमोडिटी इज़ अ ग्लोबल एसेट क्लास. जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो दीज आर द स्टॉक्स दैट आर ऑपरेशनल इन इंडिया, और इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनके शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे. इवन द इंडेक्स इज मेड आउट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स दैट वी सी. कमोडिटीज़ ऑन द अदर हैंड दीज आर ग्लोबल एसेट क्लासेस, क्योंकि जितने भी कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं ये ग्लोबली प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रही हैं, तो इनका जो प्राइस डिसाइड होता है वो एक ग्लोबल लेवल पे होता है. अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो गोल्ड इज़ नॉट जस्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और कंज्यूम्ड इन इंडिया, इट इज़ कंज्यूम्ड अक्रॉस द ग्लोब, राइट. तो गोल्ड का डिमांड और सप्लाई जो है उसके प्राइसेस को डिफाइन करता है ग्लोबल लेवल पे. एंड द प्राइसेस दैट वी सी ऑफ ईच कमोडिटी इन इंडिया दे आर ऑल बेसिकली ग्लोबल बेंचमार्क्स कन्वर्टेड टू इंडियन रुपी, राइट. तो अगर आप फैक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर होगा सप्लाई और डिमांड का. तो जो भी कमोडिटी में अगर सप्लाई डिसरप्शन है और डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. रिसेंटली अगर आपने देखा होगा सिल्वर, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, फिजिकल मार्केट में सप्लाई स्क्वीज था तो प्राइसेस में एकदम से स्पर्ट देखने को मिला. ऑल टाइम हाइस पे सिल्वर के प्राइसेस चले गए. मिडल ईस्ट में अगर कोई जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, कोई वॉर चल रहा है, अनसर्टनिटी है, तो वहाँ पे भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको जंप देखने को मिलता है. अगर आप डोमेस्टिकली मॉनसून की बात करते हैं, अगर बारिश ठीक ठाक हो रही है तो जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो रीजनेबल रहेगा, मार्केट में सप्लाई ठीक ठाक रहेगा तो प्राइसेस जो हैं कंट्रोल में रहेंगे. अगर बारिश ठीक नहीं हुआ, मॉनसून ठीक नहीं है, तो यू विल सी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड देन प्राइसेस जो है ऊपर जाएंगे. तो सप्लाई डिमांड एस्पेक्ट हो गया, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो गए, weather also plays a role in deciding the prices. Economic performance of major countries also makes a huge difference on the prices, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है तो कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ा तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो वो जो रॉ मटेरियल्स है इज़ नथिंग बट कमोडिटीज़, उनके भाव जो है बढ़ेंगे. अगर ग्लोबल इकोनॉमी इज़ नॉट परफॉर्मिंग, रिसेशन जैसा माहौल है, तो स्पेंडिंग कम हो जाएगा. स्पेंडिंग कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो आपका डिमांड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन भी घट जाएगा, और उस वजह से उन रॉ मटेरियल्स का डिमांड भी नहीं रहेगा तो प्राइसेस घटते हुए नजर आएंगे. सो ये सारी फैक्टर्स हैं. एंड आई थिंक इवन करेंसी प्लेज अ वाइटल रोल. जितना करेंसी डिप्रिशिएट होगा उतने भाव महंगे होते जाएंगे कमोडिटीज़ के. वी ऑल्सो कॉल इट एज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, राइट. अगर रुपया 88 से 90 हो जाएगा तो उतना ही जो उसका परचेजिंग पावर है कम होगा, तो उतने ही कमोडिटीज़ महंगे होंगे. अगर रुपया अप्रिशिएट हो जाएगा तो उतने ही कमोडिटी के भाव जो है सस्ते हो जाएंगे. Interesting. Because sir, ये I think in a way it explains the additional volatility that commodities have, because बहुत macroeconomic driven है. Like you said कि रुपये का जो factor है वो important है. Similarly डॉलर का factor बहुत important है because international prices को डॉलर, because they are dollar denominated. तो वहाँ से, so since we are in India on MCX, हमें दोनों का impact देखने को मिलता है, which could be very different compared to the international prices solely. Yes. So sir, ये तो हो गई सारी commodities के लिए बातें. What do you think with rising financial लिटरेसी, आपको लगता है लोगों का जो रुझान है, जो इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स कमोडिटीज, इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना लग रही है आपको आने वाले सालों में? वेरी गुड क्वेश्चन. स्मार्टफोन सभी सबके हाथ में है, डेटा इज़ चीपली अवेलेबल, सो lack of education is not a thing now. I mean, data, information, research is available in everyone's smartphone. तो इसके चलते हुए जैसा अवेयरनेस बढ़ रहा है वैसे ही आप देखोगे तो इक्विटी में भी अगर आप देखोगे तो वी नाउ हैव क्लोज टू 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स. अगर आप यूनिक नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी देखोगे तो 12 करोड़ यूनिक नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है.
और लास्ट 12 महीने का अगर आप एक्टिव यूज़र बेस देखोगे तो तकरीबन 4 करोड़ क्लाइंट ने इक्विटी में कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, राइट। अगर इस 4 करोड़ के बेस में जिन्होंने इक्विटी मार्केट्स में काम किया हुआ है उसको उसमें से डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट्स का अगर आप नंबर देखोगे तो दैट विल बी क्लोज टू 20% ऑफ इट। तो 4 करोड़ का 20% तकरीबन 80 लाख जो है क्लाइंट ऑलरेडी F&O में भी काम कर रहे हैं। अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो यू विल सी तकरीबन, अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूंगा तो तकरीबन 13 लाख यूनिक क्लाइंट ने कमोडिटी में भी काम किया हुआ है। सो इफ़ यू लुक एट 13 lakh commodity traded client versus that of 80 lakh derivative traded client versus that of 4 crore equity traded client. So there is a lot of headroom for commodity to achieve, right? 13 lakh is a very small number when you compare the population that we have. जैसा GST के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हाउस होल्ड इनकम बढ़ रहा है, तो हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगा तो सरप्लस फंड्स भी अवेलेबल रहेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो ग्रेजुअली आप वो शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे पीपल हैव ग्रेजुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स एंड जो थोड़ा अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे वो डेरिवेटिव मार्केट्स में भी आ रहे हैं। तो वी सी डिसेंट ट्रैक्शन हैपनिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में नंबर ऑफ यूजर्स का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखना चाहेंगे तो जस्ट कपल ऑफ ईयर्स बैक द पार्टिसिपेशन वाज ओनली ऑफ 5 लाख क्लाइंट्स ऑन अ ईयरली बेसिस। लास्ट ईयर इट वाज 13 लाख। ये साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 20 लाख का नंबर भी क्रॉस कर जाएगा। सो यू कैन सी इट इज़ ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस, राइट। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1 लाख करोड़ का एवरेज डेली वॉल्यूम हुआ करता था 1-2 साल पहले। इट ग्रीव टू 2 lakh एंड नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ वॉल्यूम दैट वी आर सीइंग इन कमोडिटीज़। लाइक अगर आप देखोगे तो एडीवी एवरेज डेली वॉल्यूम इज क्लोज टू 5 lakh 5.5 लाख करोड़ का नोशनल टर्नओवर आपको इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। एंड वन ऑफ द फैसिनेटिंग फैक्ट ऑल्सो इज दैट इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज are now a part of the top 3 at a global level with respect to number of contracts traded. तो इंडिया में डेरिवेटिव्स की तरफ रुझान जो है नया नहीं है बिकॉज रिस्क एपेटाइट यहाँ पे ज़्यादा है एंड the kind of research is available on everyone's smartphone. I will feel कि ये जो growth है ये continue रहेगा. I'll feel this market will grow by another 4 to 5x in the next 4-5 years time. डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह से ब्रिस्क पेस पे कंटिन्यूसली कमोडिटीज़ में एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड अभी तो हमने रिसेंटली भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का कमोडिटीज़ में बिकॉज पहले कमोडिटीज़ को एक सेपरेट एसेट क्लास की तरह देखा जाता था। अगर अभी आप देखें गोल्ड सिल्वर को एज एन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू डिमांड इन द कमिंग ईयर्स। सर ये तो हो गई फाइनेंशियल लिटरेसी की बात। अगर हम AI की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें, एल्गो ट्रेडिंग की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है ओवर द कमिंग डेकेड और सो इन द कमोडिटीज मार्केट? See, with AI inclusion, things are changing at a very rapid pace. अगर आज भी आप बात करोगे तो AI has started simplifying everything, right? It brings you speed of execution. It brings you efficiency to execute your strategy in milli and microseconds. So AI is able to assist the traders in making their strategies more productive, right? आज की तारीख में अगर आप देखोगे कमोडिटी मार्केट्स में भी एल्गो जो ऑटोमेटेड ट्रेड हम बोलते हैं, जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग हम बोलते हैं, जो लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, दे कंट्रीब्यूट मोर देन 50% टू द वॉल्यूम्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। जो मैंने बताया 5 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का एवरेज डेली वॉल्यूम अभी कमोडिटी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। मोर देन 50-55% ऑफ दैट इज ऑलरेडी कमिंग थ्रू एल्गो ट्रेड्स, राइट? सो दैट टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग, राइट? तो जो AI टूल्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, दे आर एबल टू फॉर्मुलेट एंड एक्सपेरिमेंट विथ न्यू स्ट्रैटेजीज एंड दे आर ट्राइंग टू make the most of the high volatility that we see in global commodity prices. At the same time, the extended market hours give them that additional leverage ki after 3:30 if I want to explore this new asset class, why not? So I'll see this technology will keep playing its role, and number of people adopting to new age technology will certainly add value to the turnover growth or to the clients participation growth. तो एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, with the introduction of technology,
people will over a period of time become more disciplined, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हो तो यू विल नॉट गेट अटैच टू योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इमोशनली. ज़्यादातर क्लाइंट जो नुकसान करते हैं, अगर आप उनके साथ बात करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि जब उनका डिसीजन गलत जाता है तो उसको होल्ड बैक कर लेते हैं. मतलब दे होल्ड दैट पोजीशन विच वेंट रॉन्ग, राइट. लॉस में बहुत लंबा होल्ड कर जाते हैं. आई मीन देयर इज़ अ सेइंग, दे फॉल इन लव विद दैट पोजीशन, राइट. और जब वो प्रॉफिट में आ जाता है तो बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं. सो दे डोंट शो पेशेंस व्हेन दे आर मेकिंग मनी, व्हेन द डिसीजन वाज राइट, एंड दे शो पेशेंस व्हेन द डिसीजन गोज रॉन्ग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके AI टूल्स जो हैं इन सबको ओवरकम करते हैं. दे हेल्प यू फॉलो द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दैट यू हैव सेट इन योर प्रोग्राम. इससे अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं. आई एम नॉट सेइंग इट कम्स आउट विद अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑल द टाइम, बट एटलीस्ट इट मेक्स योर ट्रेडिंग प्रोसेस मोर डिसिप्लिन्ड. राइट. आई थिंक इन अ वे फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इमोशनल जो कनेक्ट होता है ट्रेडर्स का पोजीशंस के साथ, उसको भी आई थिंक टैकल करेंगे, एंड इट्स गोइंग टू गिव अ बिगर रीच फॉर कमोडिटीज़ इन द लॉन्ग रन. यस. सो जैसे अभी हमने बात की टेक्नोलॉजी के बारे में, AI ड्रिवन एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, सो डज कोटक सिक्योरिटीज हैव एनी ऑफरिंग्स ऑन द सेम? Yes, I mean, Kotak Securities in commodities offers API services. So clients can use our API, they can, form their strategies, they can backtest it, and they can absolutely, implement it in their trading strategies. So yes, I mean, we do offer API services to our clients in commodities, yes. Okay. So till now we have spoken about commodity derivatives, FNO के बारे में हमने बात कर ली. But are there any other avenues through which one can invest in commodities? Yes, like I briefly explained, before, there are other investment vehicles also, जिनको आप explore कर सकते हो commodities में invest करने के लिए. Not necessary आपको directly, commodities में entry ही लेना है, that is the only option, ऐसा नहीं है. आप mutual fund का भी रास्ता ले सकते हो. तो there are multi-asset mutual funds that have, exposure in commodity derivatives. उसके अलावा AIF alternate investment funds हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. कैटेगोरिकली AIF कैटेगरी 3, they participate in commodities, and apart from that, you have FPIs, foreign portfolio investors, जो commodity market में participate करते हैं. So there are so many investment vehicles through which you can get exposure to commodities, not just direct investment or trading. You can also have exposure through the other investment vehicles that I just mentioned. Okay. So coming back to commodity derivatives, if, as a trader, I want to start trading in commodities from tomorrow, how should I start? So as a beginner, if you are a first entrant, if you are experiencing commodity for the first time, just do some basic homework. आप lot size, margin, M2M, contract expiry का आप एक basic idea ले लीजिए, and based on that you just need to ensure कि आपका commodity trading जो rights है वो enabled है आपके member के साथ. अगर नहीं है तो आप commodity trading account enable करवा लीजिए. So once you have your commodity trading account enabled, you can simply use your existing stocks to pledge and have exposure in commodities. और आप जो margin money है उतना fund आप आपके trading account में transfer करके आप आप एक position बना सकते हो. Before taking position, please make sure you go through the research recommendations that are shared by our internal research desk. Since you are a beginner, I would not advise you to take decisions on your own. You rely on a research desk that does the फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, और उनके जो आउटपुट हैं उसके बेसिस पे आप शुरू कर सकते हो. मोर इम्पॉर्टेंटली यू स्टार्ट विद मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स. देयर आर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज़. तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट से आप शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपके रिस्क एपेटाइट या आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन के जो गोल्स हैं उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड वंस यू रियलाइज़ कि अच्छा इट सूट्स योर रिक्वायरमेंट बेस्ट, देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द एंट्री. दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू से. Yeah, so basically to sum it up, if one wants to start in commodity derivatives, they should start with mini. So, Yes. It will give them an experience of the contract as well as with minimum risk and minimum margins. Second, discipline, definitely it's most important. Yes. And third, only take advice from expert advisors. Correct. Right? So that sums it up for commodity derivatives. Yes. So like you said कि कुछ commodities हैं जो physically settled होती है, कुछ cash settled होती है. तो जो deliverable contracts है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? It's a good question. Commodity is not just about trading and investing. It is about
doing physical delivery also. There are so many participants who actually take physical delivery in commodities. मैं अगर एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा तो गोल्ड एंड सिल्वर, आई मीन दे कांट बी अ बेटर एग्जांपल देन गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड और सिल्वर की अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो MCX के प्लेटफॉर्म पे आप डिलीवरी ले सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ आप एक फ्यूचर पोजीशन या ऑप्शन पोजीशन बनाएंगे. आप उसके टेंडर पीरियड जो आखिरी 3 दिन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के, दैट वी कॉल इट एज अ टेंडर पीरियड. आप आपका जो बाई पोजीशन है आप उस टेंडर पीरियड तक ओपन रखें एंड यू जस्ट इन्फॉर्म योर ब्रोकर कि आई वांट टू टेक फिजिकल डिलीवरी. सो यू पे द बैलेंस अमाउंट, क्योंकि आप जब पोजीशन बना रहे थे आपने 8 या 10% ही मार्जिन इन्वेस्ट किया था. तो यू पे द बैलेंस अमाउंट ड्यूरिंग द टेंडर पीरियड एंड यू गिव योर इंटेंशन टू टेक डिलीवरी. तो एक्सचेंज को जो आपका ब्रोकर है वो डिलीवरी इंटेंशन पास आउट कर देगा, डिलीवरी मार्किंग हो जाएगी, तो आपकी डिलीवरी जो है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी. कमोडिटी का डीमैट अलग होता है, इक्विटी का डीमैट सेम नहीं है. कमोडिटी का देयर इज़ अ कॉम रिस्क, द डीमैट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज कॉम रिस्क. तो उसमें आपकी डिलीवरी आ जाएगी. डिलीवरी सेंटर अहमदाबाद की है. तो अगर आपको गोल्ड को या सिल्वर को आपके घर पे लेके आना है तो आपको अहमदाबाद का जो डिलीवरी सेंटर है वॉल्ट से आप डिलीवरी लेके आपके घर में भी लेके आ सकते हैं. तो लॉट ऑफ पीपल टेंड टू टेक डिलीवरी फ्रॉम एक्सचेंज एज वेल. Okay, so that I mean for participants of value chain, definitely it's a good thing when they want delivery they can take it. Otherwise they can just inform these. Not just value chain, I'll tell you, even a retail participant can take delivery because there are smaller multiples of gold and silver contracts available. तो अगर मुझे 10 ग्राम का गोल्ड का डिलीवरी चाहिए तो even I can take delivery of 10 gram, 20 gram, 30 gram. So it is meant for everyone. Anyone and everyone can participate in delivery based trading also. Okay, so in what forms it is delivered? Is it bar, coins? Depends on the quantity that you have bought. अगर आप गोल्ड का 100 ग्राम का डिलीवरी ले रहे हैं तो इट्स अ बिस्किट फॉर्म. अगर आप गोल्ड का 1 kg का डिलीवरी ले रहे हैं तो इट विल बी अ ब्रिक फॉर्मेट. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी द फॉर्मेट विल बी डिफरेंट. Who is the regulator for commodity derivatives? SEBI regulates commodity derivatives also. Okay. Like SEBI regulates NSE and BSE on the equity side, it regulates commodity exchanges also. So SEBI is a common regulator for commodity as well. Yeah, I think that provides a lot of assurance for retail investors who doubt whether commodities are a safe investment or not. So now tell me, what is the unique feature that is attracting a lot of traders, investors towards commodity derivatives? If you want me to answer that one unique feature that attracts a lot of traders, I would say 15 hours market. Commodity markets are active from 9 AM till 11:55. So even after equity market hours, 3:30 के बाद भी आप डेरिवेटिव मार्केट का फ्लेवर अगर लेना चाहते हो तो देन कमोडिटी मार्केट इज देयर. सो दैट इज वन थिंग इज व्हाट आई थिंक इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन द रीसेंट पास्ट. That means commodities are truly global because they are covering Asian markets, European markets, US markets. तो हमें सारे markets का flavor देखने को मिलता है. Absolutely, yes. Thank you Sunil sir. Thank you so much for joining us. एक complex और technical topic को इतने अच्छे से break down करके समझाने के लिए definitely हमारे listeners को इससे बहुत फायदा होगा and they'll be able to invest or trade in commodities. Thank you so much. Thanks Kainath for having me on this podcast. And to our listeners, if you like this episode of our Commodity Special Simplified, definitely please do not forget to like, subscribe and comment on Kotak Securities and keep learning, growing and investing with Kotak Securities. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.